जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको मॉडल सेट 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास में आपको ऑफलाइन बैच में जो टेस्ट हुई थी आपको 10/8/2023 का, उसी का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप इससे पहले वाले एनालिसिस को नहीं देखे हैं मॉडल सेट 2 का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। ठीक है ना। तो साथियों, आज के सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए थे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो आपको कौन था। तो साथियों, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, ये जो बिंदुसार देखते हैं ये मौर्य वंश का आपको दूसरा शासक में अशोक जो है यह मौर्य वंश का तीसरा क्रम का क्या था कि आपको शासक था। और महेंद्र अशोक का बेटा था, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया था कि आपको श्रीलंका में भेजे थे। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अशोक ने किसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो साथियों, आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपको महेंद्र। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वह आपको पाटलिपुत्र थी। तो 51 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 52 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो साथियों, समुद्रगुप्त को जो है वो आपको नेपोलियन की जो है वो आपको संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको सही हो जाएगा। यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि ये जो समुद्रगुप्त है वो आपको किस वंश से संबंध रखता था। साथियों, ये जो समुद्रगुप्त है ये आपको गुप्त वंश का क्या था कि आपको एक महान शासक था। वहीं हर्षवर्धन जो है वो आपको पुष्यभूति वंश से क्या करते थे कि आपको संबंध रखते थे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पुष्यभूति वंश का शासक जो था हर्षवर्धन, उसके दरबार में कौन चीनी यात्री जो है वो आपको आया था। तो साथियों, वो जो आया था हुएनसांग आया था। इससे आपको अच्छे से याद रखना है। कनिष्क जो है वो आपको कुषाण वंश का एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आपको मौर्य वंश का था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी क्या कि बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। जबकि कुषाण वंश के संस्थापक पूछेंगे तो वो आपको कुजुल कटफिसस थे। गुप्त वंश के संस्थापक कहेंगे तो वो आपको श्रीगुप्त थे। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको हर्षवर्धन थे, या आपको पुष्यभूति वंश के थे। और इसी के काल में चीनी यात्री जो है वो आपको हुएनसांग जो था वो आपको आया था। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 53 नंबर में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कह रहा है आपको बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो देखिए, तो धर्म महामात्रों को जो नियुक्त किया था ना वो आपको अशोक ने नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि अशोक जो था वो किस वंश का राजा था। तो साथियों, अशोक जो है वो आपको मौर्य वंश का क्या है कि आपको एक महान शासक था। और मौर्य वंश का यह आपको तीसरा शासक था। इसके बाद है आपको कनिष्क। तो कनिष्क का जो संबंध है वो आपको कुषाण वंश से। और एक चीज याद रखिएगा कनिष्क के बारे में, इसने रेशम मार्ग पर सबसे अधिक क्या किया था कि आपको नियंत्रण रखा था। यानी कि सिल्क रूट पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने वाला जो भारतीय शासक था वो कौन था, तो हम कहेंगे वह कनिष्क था। उसके बाद आपको बिंदुसार। ठीक है ना। तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश का दूसरा क्या था कि आपको शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक थे, यानी कि मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो अशोक है ना, ये आपको कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था कि आपको बौद्ध धर्म को क्या किया था कि आपको अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आपको सी है साथियों वो आपको सही हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था। साथियों, कलिंग का युद्ध जो है ना वो आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ जो था वो आपको अशोक था और एक तरफ जो था वो आपको खारवेल था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि बताइए कि खारवेल का संबंध जो है वो किस वंश से है। तो साथियों, खारवेल जो था वो आपको चेदी वंश का एक महान राजा था। उसके बाद जो है यह अशोक, यह आपको मौर्य वंश का क्या है कि आपको एक महान शासक था। तो इन्हीं दोनों के बीच में कलिंग का युद्ध जो होता है 261 ईसा पूर्व में। तो फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये जो कलिंग है वर्तमान में यह कहाँ पड़ता है। तो साथियों, कलिंग जो है वर्तमान में वो आपको दक्षिणी उड़ीसा का क्या है कि आपको एक जगह, और यहीं पे 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इन दोनों शासकों के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद अशोक जो होता है वो आपको बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है कि आपको अपना लेता है। तो 53 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 54 में
क्या करा है, अशोक किस वंश का शासक था? तो साथियों अभी बताएं कि अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का क्या है, क्या आपको शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, तीन वंशों के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे चोल वंश के। इसके जो संस्थापक थे ना वो आपको विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। और चोल वंश की जो राजधानी थी वो आपको तंजौर थी, इस बात को याद रखिएगा। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको श्रीगुप्त थे, और गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो आपको पाटलिपुत्र थी। जबकि आपको मौर्य वंश के संस्थापक पूछेंगे तो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चाणक्य के सहयोग से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 ईसा पूर्व में। उसके बाद है आपको नंद वंश। तो इसके जो संस्थापक थे वो आपको महापद्म नंद थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो नंद वंश है इसके अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक जो थे वो आपको घनानंद थे। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 55 में। 55 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था? तो साथियों कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है तो आपको पांडवों ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वो आपको कहाँ है? हम कहेंगे वो आपको हरियाणा में है। तो देखिए तो हरियाणा में जो भी आपको युद्ध भूमि है जो आपको इतिहास में जाने जाते हैं उस युद्ध भूमि को तो जान लीजिए। इसमें एक है आपको पानीपत। क्या है? पानीपत का युद्ध भूमि। उसके बाद जो हो जाएगा आपको कुरुक्षेत्र का क्या है कि आपको युद्ध भूमि। इसके अलावा आपको तराइन का जो युद्ध भूमि है, यह तीनों जो युद्ध भूमि है वो आपको कहाँ है? तो कहेंगे हरियाणा में। इसमें पूछेंगे पलासी का युद्ध भूमि तो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। साथियों तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध भूमि पूछा जाएगा तो वो आपको राजस्थान में हो जाएगा। तो देखिए तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और इन चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं तो वहां पर भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न जो है कॉमन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको बढ़िया से देख लेना। चले आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो साथियों गंगापुत्र जो है वो आपको भीष्म को कहा जाता था। इसके अलावा भीष्म को ही देवव्रत के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। तो इन्होंने आजीवन जो है ब्रह्मचर्य रहने का क्या किए थे कि आपको प्रतिज्ञा किए थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इधर जो देख रहे हैं अर्जुन, ठीक है ना, ये अर्जुन जो था वो आपको पांडव का क्या था कि आपको यानी कि पांडव का पुत्र था, ठीक है ना। विदुर जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न क्या था कि आपको संतान था। पांडु भी जो है वो आपको क्या था जानते हैं? तो महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न क्या था कि आपको संतान था। धृतराष्ट्र भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही उत्पन्न संतान था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों महावीर का जन्म सबसे पहले जान लीजिए 540 ईसा पूर्व में होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको 468 ईसा पूर्व में होती है। तो इनका जो जन्म होता है ना वो आपको कुंदग्राम वैशाली में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद लुम्बिनी में जो होता है वो आपको गौतम बुद्ध का क्या होता है कि आपको जन्म होता है। पावापुरी में जो होता है वो आपको महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जो होते हैं अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए कि ये जो आपको महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे कुंदग्राम में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है? तो 464 ईसा पूर्व में पावापुरी में। लुम्बिनी में किनका जन्म होता है? तो आपको गौतम बुद्ध का। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो देखिए साथियों हिंदी का प्रयोग करने वाला जो पहला संत था वो आपको रामानंद था। और याद रखिएगा कि रामानंद की जो शिष्यों की संख्या बताई गई है वो आपको 12 बताई गई है। और रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को क्या किया था कि आपको उत्तर दक्षिण भारत से जो है वो आपको उत्तर भारत लाया था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो आप कहोगे रामानंद को जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और रामानंद के शिष्यों की संख्या जो बताई गई है वो आपको 12 बताई गई है। और इन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को अपना शिष्य जो था वो आपको बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? सचो महाभारत की जो रचना है ना वो आपको संस्कृत भाषा में हुई। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। और महाभारत जो है वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसका जो मूल नाम है वो आपको जय संहिता है। यानी कि महाभारत को शुरू में जो है वो आपको किस नाम से जाना जाता था? साथियों किसे जो जाना जाता था वो आपको जय संहिता के नाम से जो है वो आपको जाना जाता था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जय संहिता इसको कब कहा गया था? तो जब इसमें आपको 8800 क्या था कि आपको श्लोक था, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है।
जब श्लोकों की संख्या बढ़कर आपको 24,000 तब उसका नाम क्या पड़ा था आपको? भारत पड़ा। और जब श्लोकों की संख्या बढ़कर आपको 1 लाख हुई तब इसका नाम जो है वो आपको महाभारत पड़ा। क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। या इसी को क्या कहते हैं? तो आपको सप्त साहस्त्र, क्या है? सप्त साहस्त्र संहिता के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। ठीक है ना? इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, जब महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़कर क्या हुआ कि आपको 1 लाख हुआ तब इसको महाभारत या सप्त सहस्त्र संहिता कहा गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है साथियों, वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है वो आपको श्रीमद् भगवत गीता है। तो चलिए, तो 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए स्टार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, सांची का जो स्तूप है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सांची के जो स्तूप है, ठीक है ना, इसे आपको यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया गया था वो आपको 1989 में थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। और सांची का स्तूप जो है वो है कहाँ से? यह आपको मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जिला पूछेंगे साथियों तो हो जाएगा आपको रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सांची के स्तूप की जो खोज होती है वो आपको 1818 ईस्वी में किसके द्वारा होता है? वो आपको जनरल टेलर के द्वारा होता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और सांची के स्तूप पर आपको क्या है, एक पुस्तक लिखी गई थी 1854 में, उसका नाम है आपको भिल्सा टोप्स। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? तो भिल्सा टोप्स नामक पुस्तक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कब? तो आपको 1854 में, जो कि सांची के स्तूप पर क्या है कि आपको आधारित है। तो सांची का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 61 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो साथियों, यह जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ जो है वो आपको बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति कहेंगे तो वह आपको अजात शत्रु के क्या है कि आपको शासन काल में हुई थी। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगति कहेंगे तो वह आपको कलाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है ना? तृतीय बौद्ध संगति कहेंगे तो यह आपको अशोक के शासन काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है कि आपको यानी कि जो बी है साथियों वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली के जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो आपको शाहजहां ने करवाया था। ठीक है ना? शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो आप इनके बेटी का नाम जानते हैं जहांआरा, ठीक है ना, उसका भी नाम जो होगा दे दिया जाएगा। तो जहांआरा मारेंगे अगर शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहे तो देखिए, तो ये सभी जो देख रहे हैं ये आपको मुगल शासक है। ठीक है ना? तो इन मुगल शासकों का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है इसे जानेंगे। तो अकबर का शासनकाल जो है साथियों वो आपको 1556 से 1605 ईस्वी है। उसके बाद है आपको जहांगीर, इसका शासनकाल जो है 1605 ईस्वी से जो है वो आपको 1627 ईस्वी है। इसे आप याद रखेंगे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से जो है 1658 एडी है। उसके बाद है आपको औरंगजेब, इसका शासनकाल 1658 एडी से जो है वो आपको 1707 एडी है। मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। और औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो अकबर के काल में हिंदी साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसीलिए हिंदी साहित्य का सोनका अकबर के काल को कहते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला का विकास हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि जहांगीर के काल में चित्रकला जो था वो आपको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था। और औरंगजेब ने क्या किया था कि आपको बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था औरंगाबाद में। इसे आप याद रखिएगा। और इसने अपने जीवन का अंतिम दिन जो है वो आपको कहाँ बिताया था? तो वह आपको दक्षिण भारत में। तो साथियों, इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले इसके आंसर जान लीजिए वो क्या हो जाएगा, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए देखिए, कहा कि पंचशील वाले सिक्के बने होते थे किसके? तो साथियों, पंचशील वाले जो सिक्के थे ना वो चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं पंचशील वाले सिक्के, यह आपको क्या हुआ था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनना क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? साथियों, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो निर्माण कार्य शुरू करना मतलब इसका जो नींव डाला था वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस काम को जो पूर्णतः पूरा करवाया था वो कौन? तो आपको इल्तुतमिश, ठीक है ना। जबकि आपको क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने भी आपको कुतुब मीनार का जो आपको 5वीं मंजिल ढह गई थी तो उसका क्या किया था? मरम्मत करवाया था। तो उसे भी याद रखिएगा। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो है तो आपको एकमात्र महिला, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले एकमात्र महिला की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं?
तो आपको रजिया सुल्तान। जलालुद्दीन खिलजी, तो ये आपको खिलजी वंश के क्या थे, क्या आपको संस्थापक थे, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1290 से 1296 था। उसके बाद है आपको इल्तुतमिश, इसका शासनकाल अगर हम देखते हैं तो 1211 से 1236 ईस्वी है। उसके बाद है आपको कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल जो है दिल्ली की गद्दी पर 1204 से 1210 ईस्वी है। उसके बाद है रजिया सुल्तान, ये आपको 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर क्या रही कि बैठी रही। हालांकि कैथल में इसका जो होता है आपको हत्या कर दिया जाता है डाकुओं के द्वारा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन सी है साथियों, या इस प्रश्न का क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था, तो कहेंगे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार है कहाँ, तो आपको दिल्ली में है और इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है, यानी कि 237 फुट के आसपास है। और कुतुब मीनार को यूनेस्को की विरासत सूची में जो साथियों शामिल किया गया था वो आपको 1993 में। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो साथियों फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो आपको अकबर ने, तो आपको 1571 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको जहांगीर, ठीक है ना, तो जहांगीर के काल में चित्रकला का काफी ज्यादा विकास हुआ था। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था। बाबर जो है वो आपको मुगल साम्राज्य का भारत में क्या है कि आपको संस्थापक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है भारत में वो आपको कौन है। तो साथ में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है भारत में वो आपको बाबर है। और बाबर का शासनकाल कितना है, तो वह आपको याद रखिएगा कि 1500 कितना से जानते हैं कि आपको 26 से, ठीक है ना, कि आपको 1530 जो है वो आपको शासनकाल है किसका, आपको बाबर का। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो साथियों अकबर ने 1581 में दीन इलाही धर्म को क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन है जिसके बारे में जान लेते हैं। 1579 में अकबर जो था मजहर की घोषणा किया था। किसकी घोषणा किया था, मजहर की घोषणा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था, तो क्या कहिएगा 1579 में। 1564 में अकबर ने क्या किया था जानते हैं कि आपको जजिया कर को क्या कर दिया था कि आपको समाप्त कर दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो 1564 में। 1562 में अकबर जो है वो आपको दास प्रथा का क्या किया था कि आपको अंत किया था। इसके अलावा स्वयं को परम दल जो है उस हरम दल से जिसने स्वयं को मुक्त कर लिया था, आपको जानते हैं, तो आपको अकबर। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अकबर को मुगल वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ठीक हो जाएगा। इसे आपको अच्छे से याद रखना है और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 67 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहे हैं, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो साथियों अकबरनामा की रचना जो किया था वो आपको अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अकबरनामा है यह आपको 3 खंडों में क्या है कि आपको विभाजित है। तो इससे भी आपको याद रखना है कि अकबरनामा के कितने खंड है, तो क्या कहेंगे, तो आपको 3 खंड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपको अमृत खुसरो है, ठीक है ना, इसे तोतीय हिंद के नाम से जाना जाता है और इसे तबला का आविष्कारक जो है वो आपको कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अलबरूनी जो कि आपको एक मध्य एशिया का क्या था कि आपको विद्वान और लेखक था और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है आपको तहकीक ए हिंद। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तहकीक ए हिंद कौन लिखा था, तो अलबरूनी। इब्न बतूता के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है आपको किताब उल रहला। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए रहला हो चाहे आपको किताब उल हिंद हो या उसी को तहकीक ए हिंद कहते हैं, इस दोनों की अगर भाषा पूछा जाएगा साथियों तो ये दोनों जो है ना वो आपको अरबी भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, अरबी भाषा में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 68 नंबर प्रश्न और क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है किससे, तो अभी बताया थे दीन इलाही जो साथियों वो आपको अकबर से क्या है कि आपको संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी मुगल बादशाह दिए गए उसके शासनकाल को याद रखिएगा। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 है। फिर आपको 1555 से 1500 क्या है कि आपको 56 है, यानी कि दो टर्म में क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल 1556 से जो है वो आपको
5 है, यानी क्या मृत्यु 1605 में होती है। औरंगजेब का शासनकाल ये आपको 1658 से 1707 है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अकबर का कब हुआ था? 1605 में। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। तो इस सभी बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 69 में। क्या करा है? सेना की तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो साथियों वो आपको अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने 1646 में किया था, हुक्का के रूप में। कैसे किया था? हुक्का के रूप में। लेकिन इसको फांसी आ गया, इस वजह से यह क्या हुआ कि तंबाकू का सेवन जो है वो आपको छोड़ दिया। ठीक है ना? तो तंबाकू का सेवन किया आपको अकबर ने, ठीक है ना? लेकिन इस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो आपको जहांगीर ने लगाया था। तो पूछा जाएगा कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो आप कहोगे जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों संथाल विद्रोह जो है आपको 1855-56 में हुआ था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह में संथाल क्या है? तो कहेंगे कि आपको एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ही है वह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर प्रश्न में। 71 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अभी बताए थे कि सिद्धू कान्हू जो है आपको संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा इसका वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। चलिए तो इस प्रश्न में ज्यादा आप समय नहीं देंगे क्योंकि जस्ट अभी इसको बताएं। चलिए अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो साथियों भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है वो आपको कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था, बनारस खंड में भी लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये जो अस्थायी बंदोबस्त देख रहे हैं भारत में, इसकी शुरुआत जो होती है 1793 ईस्वी में। और इसको शुरू जो करता है वो कौन करता है कहते हैं? तो वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको शुरू करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तब क्या कहोगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अस्थायी बंदोबस्त भारत में कहाँ लागू हुआ था? तो साथियों याद रखना कि आपको बिहार, इसके अलावा आपको बंगाल, बंगाल के बाद जो हो जाएगा वो आपको ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है ना? इसके बाद जो है साथियों बनारस में। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें राजस्व की जो दर थी उसको निश्चित कर दी गई थी। इसके अलावा आपको उत्तरी कर्नाटक जो है यहाँ पर भी आपको अस्थायी बंदोबस्त को जो था वो आपको लागू किया गया था। ठीक है ना? तो अस्थायी बंदोबस्त जो था साथियों वो कुल औपनिवेशिक भूमि के जो है वो आपको 19% हिस्सा पर क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस देख रहे हैं इसे भारत में क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको सिविल सेवा का जो है वो आपको जनक कहा जाता है। मतलब भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसे? कौन कहेंगे? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसका बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल था 1786 से आपको कितना जानते हैं? तो 1793 था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है ना? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको ज्यादा उचित होगा वो आपको ए होगा, इसीलिए इसको आप सही से देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न में। 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो आपको आधे ऐतिहासिक काल की क्या है कि आपको सभ्यता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम मानेंगे कांस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो आपको कार्बन 14 पद्धति के अनुसार माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है वो आपको फलता फूलता रहा। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है ना वो आपको अधिकांश विद्वानों के अनुसार और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है? चलिए अगले प्रश्न अगला क्यों नहीं आ रहा भाई? आएगी प्रश्न। ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न भी साथियों आएंगे। ठीक है ना? जब तक आप लोग अगले प्रश्न आएंगे जब तक आप इसे थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जैसे हम ये नया पर बोले आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए देखिए आ गया प्रश्न। देखिए
क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था। तो साथियों भारत का जो प्रथम मुगल शासक था ना वो आपको बाबर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब होती है, तो 1526 ईस्वी में, जब बाबर क्या कहता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। उसके बाद उसने भारत में एक नए वंश की स्थापना करती है और वो वंश होता है मुगल। तो ये जो बाबर है ये आपको 1526 से 1530 ईस्वी तक क्या किया था कि आपको शासन किया था। अकबर जो है 1500 आपको क्या कहते हैं कि 56 से 1605 ईस्वी तक क्या किया था कि आपको शासन किया था। शेष शासुरी ये दिल्ली की गद्दी पर 1540 से 1545 ईस्वी तक गया था और इसने हुमायूं को जो है जबरदस्त तरीके से 2 युद्धों में क्या किया था कि आपको पराजित किया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो बलबन है दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसका शासनकाल जो है वो आपको 1265 से 1200 क्या है कि आपको 87 है। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। और बलबन जो होते हैं वो आपको सिजदा और फैगोस प्रथा को क्या कहते हैं कि आपको शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको फारसी का एक जो त्योहार होता है नववर्ष का त्योहार, ठीक है ना, नवरोज, उसको भी शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको बलबन को जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये जो नवरोज है क्या है, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था, तो क्या कहिएगा, तो कहेंगे आपको बलबन। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, एक चीज और याद रखिएगा क्या कि नवरोज उत्सव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो याद रखना है हमें वो याद रखना है सिजदा। क्या याद रखना है, सिजदा। इसके अलावा आपको पैगोस क्या है, पैगोस ये दरबार में प्रणाम करने का तरीका हुआ करता था। तो इसको भी जो शुरू किया था ना तो आपको बलबन ही किया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे आपको बढ़िया से देख लेना और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर लिख कीजिए, ठीक है ना। वहां पे आप कमेंट को छोड़ेंगे, ठीक है ना। बाद में जब हम कमेंट को देखेंगे तो वहां पर हम इन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना साथियों। जहां भी आपको दिक्कत होगी उस समस्या का हम समाधान करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो साथियों अकबर जो है वो आपको क्या किया कि मेवाड़ पर जो है वो आपको अधिकार नहीं कर सका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो 75 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 76 में निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है वो औरंगजेब। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है तो वह भी आपको औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक है ना। तीन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अंतिम जो मुगल शासक था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतिम मुगल शासक को बहादुर शाह जफर। प्रथम कहेंगे तो आपको बाबर क्या है, बाबर। जहांगीर के समय में चित्रकला का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल जो है कहा जाता है। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में खूब विकास हुआ, इसलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पर हम बात करेंगे। एक दूसरे पहले इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए कहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपको 1526 में हुआ था। तो देखिए तो प्रथम युद्ध कहेंगे तो 1526 में, द्वितीय युद्ध कहेंगे तो वो आपको 1556 में, तृतीय युद्ध कहेंगे तो वो आपको 1761 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखें। तो यहाँ से बात आती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो कहेंगे आपको बाबर क्या है, बाबर और आपको क्या जानते हैं तो आपको इब्राहिम लोदी के क्या है कि आपको बीच हुआ था। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या है जानते हैं 1526 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो आपको अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो है साथियों वो आपको मराठों क्या कहेंगे, मराठों और अफगानों के जो है बीच में हुआ था। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से बात आती है कि पानीपत के पहले युद्ध में किसकी जीत होती है। तो साथियों पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जीतता है और बाद में मुगल वंश की स्थापना करता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत होती है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की जीत होती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना था। 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। साथियों ताजमहल का जो निर्माण किया था ना वो आपको शाहजहां ने किया था। और ताजमहल पे आप लोग कई सारे गाना जो होंगे सुने होंगे या ऐसे बहुत सारे रोमांटिक गाने इस पर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ताजमहल को कहा जाता है कि आपको पत्नी के मतलब समर्पित क्या है कि पत्नी को समर्पित जो है अमर प्रतीक, मतलब अमर प्रतीक क्या है कि आपको इमारत है, ऐसा कहा जाता है ताजमहल के बारे में। और ताजमहल को यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया गया था वो आपको 1983 में। इस बात को याद रखना है। और दुनिया के 7 आश्चर्यों में जो इसे शामिल किया गया था साथियों ताजमहल को वो कब जानते हैं तो 7 आश्चर्यों में जिसको शामिल किया गया था वो आपको 2007 में। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से
देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गए होंगे। ताजमहल जो है वो आपको आगरा में कहा है, आगरा में किस नदी के तट पर है, तो कहेंगे आपको यमुना नदी के तट पर है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो ताजमहल पत्नी को समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक जो है वो आपको इमारत है, ठीक है ना, ऐसा इतिहासकारों का मत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। और इस पे कहते हैं ना कि कई सारे रोमांटिक गाना जो है वो आपको आए, जैसे आप लोग सुनिएगा 20 साल बाद मूवी का है गाना कि तू मुमताज है मेरे ख्वाबों का मैं तेरा शाहजहां। तो सोच सकते हैं कि शाहजहां और मुमताज में कितना ज्यादा क्या था कि आपको बॉन्ड जो था वो आपको स्ट्रॉन्ग था, दोनों एक दूसरे का काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। इसके पीछे वजह था क्या कि उसके उम्र डिफरेंस का, दोनों के जो उम्र में मात्र 1 साल का क्या था कि आपको अंतर था, ठीक है ना। तो 78 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न में, क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जो है खास तौर पर क्या है साथियों कि आपको जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है ना साथियों भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी सॉरी डी जो हो जाएगा इसका वो आपको सही हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कहेंगे तो वो हो जाएगा, आपको कौन जानते हैं, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार पर सबसे ज्यादा क्या किया था कि आपको नियंत्रण रखा था। इसका बाजार सिस्टम काफी अच्छा था। मौसमदारी व्यवस्था के लिए कहेंगे तो आपको अकबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अकबर। ये सब भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। और शेरशाह सूरी जो था वो आपको अफगान शासक था, ठीक है ना, जो 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा दामिनी को क्या था। तो सच दामिनी को क्या था, वो आपको एक भूभाग था जो आपको समझाना वो क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो भूमि था उसी को कहा गया था, आपको दामिनी को कहा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे कह रहा कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो साथियों अर्थशास्त्र की जो रचना है ना वो आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और अर्थशास्त्र की जो रचना किए थे वो आपको कौन किए थे, तो इसकी जो रचना किए थे ना वो आपको चाणक्य ने किए थे। और चाणक्य कौन थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से चाणक्य का नाम कहेंगे तो वो आपको कौटिल्य और आपको विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। 81 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 82 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी अभी क्वेश्चन पढ़ा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो साथियों अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है ना वो आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वंश के खुजूर सातवाहन वंश का तो आपको सिमुक था। और गुप्त वंश का कहेंगे तो सिंधुगुप्त। यहाँ से सिमुक के बारे में याद रखिएगा, यह सातवाहन वंश के संस्थापक है। और इसके बारे में तो हमें जानकारी मिलती है ना वो आपको मत्स्य पुराण से जो मिलती है, किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से। जबकि गुप्त वंश की जानकारी जो है वो आपको वायु पुराण से मिलती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो है मौर्य वंश की जानकारी क्या आपको विष्णु पुराण से मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो आप क्या कहोगे, मौर्य वंश की। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 83 नंबर प्रश्न में, क्या कर रहा है, कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो साथियों पतंजलि के महाभाष्य से जो है हमें प्राक मौर्य काल की क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। और ये जो पतंजलि है यह उससे भी सुनकर क्या था कि आपको पुरोहित था, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और योग दर्शन के ये लेखक भी है, ठीक है ना। तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन किए थे ना वो आपको पतंजलि ने ही किए थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन जो किया था कौन किया था। तो देखिए हड़प्पा का उत्खनन जो किया था वो आपको दयाराम सनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो दयाराम सनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की क्या किए थे कि आपको खोज किए थे, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के तट पर मिला है, तो कहेंगे रावी नदी के तट पर मिला है, ठीक है ना। कहां से, तो आपको पाकिस्तान से। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और जिस समय हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल थे। और विलियम्स जोन्स ने क्या किया था कि आपको 1700 कितना में जानते हैं, आपको 84 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है इसका सही है। और हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्या है कि आपको खोजा गया नगर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। जहां दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 85 में, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था। तो साथियों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था। कब था, तो 15 जनवरी 1784 को। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना।
और इसकी स्थापना कोलकाता में कहा हुई थी, तब आपको फोर्ट विलियम किला में हुई थी। और इसका उद्देश्य था प्राच्य वस्तुओं के अध्ययन को क्या करना है, कि आपको बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 86 में क्या कर रहा है, 86 में कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो साथियों, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। पर पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन वस्तुओं या तत्व को जानना। तो पुरातत्व हम कहते हैं किसको, तो कहेंगे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं पुरातत्व क्या है, पुरातत्व, ठीक है ना। तो पुरातत्व को दो शब्दों से बना है, पूरा तत्व से। पूरा मतलब होता है आपको प्राचीन, तत्व मतलब सामग्री। तो प्राचीन सामग्रियों का अध्ययन जो होता है वो आपको पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो कहेंगे आपको पुरातात्विक चीजों का, जैसे सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, भग्नावशेष हो गया, मूर्तियां हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मृत भांड हो गया, इस सबका अध्ययन जो है ना वो आपको पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है, कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। साथियों शुरू में बताए थे कि तंबाकू पर जो है आपको जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर क्या हुआ था, पहुंचा था। और जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ 1599 ईस्वी में क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। इसके अलावा आपको 1602 में इसने अबुल फजल की क्या कर देता है, कि आपको हत्या करवा देता है। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था। बाबर जो है इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अकबर के समय में हिंदी साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था। और सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है वो आपको अकबर के काल में ही हुआ था। और अकबर के जो प्रारंभ में संरक्षक थे वो आपको बैरम खान थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला, फिर आपकी आइन ए त्वरी किसने लिखा था। तो साथियों आइन ए त्वरी जो है वो आपको अबुल फजल लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और आइन ए त्वरी को जो है वो आपको 5 भागों में जो है वो आपको क्या किया गया, कि आपको बांटा गया। और आइन ए त्वरी के अनुसार भूमि को कहेंगे। तो साथियों भूमि को जो है वो आपको 4 भागों में जो है वो आपको बांटा गया। कौन कौन, तो देखिए एक हो जाएगा आपको पोलज, पोलज के बाद हो जाएगा वो आपको पर्टी, पर्टी के बाद जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको छच्छर, क्या हो जाएगा छच्छर, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा चौथा वो हो जाएगा आपको बंजर। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न क्या बताइए, क्या आइन ए त्वरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो कहिएगा 4 भागों में। जबकि आइन ए त्वरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 5 भागों में। तो ऑप्शन और प्रश्न देख लीजिएगा कि जिस हिसाब से रहेगा आप उसी हिसाब से उसका आंसर जो है बनाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो आपको मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आप क्या कहोगे, मोहनजोदड़ो था। और इस मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 ईस्वी में, किसके द्वारा होता है, तो साथियों राघव दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, राघव दास बनर्जी के द्वारा। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और यह आपको सिंधु नदी के तट पर क्या है, कि आपको मिला है। चलिए उसके बाद है आपको कालीबंगा, इसकी खोज आपको 1953 ईस्वी में होती है। और कालीबंगा जो है किस नदी के तट पर है, तो साथियों इसे भी याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है वो आपको सरस्वती नदी के किनारे जो है वो आपको मिला है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर सरस्वती ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको क्या करेंगे, घगर बढ़ेंगे। उसके बाद जो है लोथल, तो यह आपको भोगवा नदी के क्या है, कि आपको तट पर है। उसके बाद है रंगपुर, ठीक है ना। रंगपुर जो है वो आपको गुजरात से क्या है, कि आपको मिले हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए रंगपुर, लोथल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि आपको घोड़े के जो अस्थि पंजर है, क्या है, अस्थि पंजर है, जो कि सुकोत्रा से मिला है, तो वो भी आपको वहीं से मिला है। धौलावीरा, ये सब जो है साथियों कहां से मिला है, तो गुजरात से। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है ना वो आपको गुजरात से ही क्या है, कि आपको खोजा गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए 90 में कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जो है वो आपको लोहा धातु का ज्ञान जो है वो आपको नहीं था, ठीक है ना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो भी सभ्यता है संभवतः आप कह सकते उसमें आपको लोहा नहीं मिला। नहीं तो लोहा मिलता तो ये लोग जैसे सोने चांदी, ठीक है ना, तांबा, ये सब बाहर से मंगाते थे, तो हो सकता था लोहा भी मंगाते, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोजा गया नगर था वो आपको कौन था, तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था वह आपको कौन था जानते हैं, तो वह आपको यानी कि ये आपको हड़प्पा था, ठीक है ना, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। साथियों इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 91 में क्या कर रहा है,
कि कालीबंगा स्थित है कहाँ? तो साथियों कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी जस्ट इसको पढ़ाए थे। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इस सब पर हम चर्चा किए हुए हैं, इसीलिए इस पर हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1600 ईस्वी में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को क्या करना, कि आपको बढ़ाना। इसी उद्देश्य से इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा पत्र द्वारा जो है तो आपको होता है। चलिए आगे। कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई संत कबीर का जो जन्म हुआ था वाराणसी के निकट लहरतरा में 1425 ईस्वी में। ठीक है ना, इसे याद रखना है। कबीर जो थे वो आपको निर्गुण विचारधारा के क्या थे कि आपको एक प्रसिद्ध संत थे। ठीक है ना, जिन्होंने मूर्ति पूजा का काफी ज्यादा विरोध किया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिए थे। तो 94 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 95 में। क्या कर रहा है कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? चलिए मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना वो आपको अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछेंगे शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना, उसके बाद पूछेंगे निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि इसका दरगाह कहाँ है? तो आपको दिल्ली में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो साथियों कलिंग युद्ध जो हुआ था ना वो आपको 261 ईसा पूर्व में अशोक और खरवेल के बीच में। तो प्रीवियस क्वेश्चन में इस पर भी हम लोग क्या कहते हैं कि काफी देर चर्चा किए। ठीक है ना, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कलिंग वर्तमान में कहा है तो वो आपको दक्षिण ओडिशा में है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? तरह के पुराणों की संख्या कितनी है? तो साथियों पुराणों की संख्या जो है वो आपको 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण जो है वो आपको मत्स्य पुराण है। ठीक है ना, और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो 5 पुराण में वंशावली पाई गई है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण। ठीक है ना, तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। बाकी ये जो 2 पुराण है इसमें ऐसा माना जाता है कि आपको किसी राजपूत वंश के बारे में या ब्राह्मण वंश के बारे में क्या होगी कि आपको चर्चा की गई होगी। ठीक है ना, तो उसे आपको अच्छे से देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 97 में। क्या करा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? साथियों धर्म की शुरुआत जो है वो आपको अशोक ने किया था। और अशोक किस वंश का राजा था? तो बताया हुआ कि यह आपको मौर्य वंश का राजा था। कनिष्क जो है वो आपको कुषाण वंश का राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय इसी को कहते हैं या तो गुप्त वंश का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 99 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो साथियों तृतीय बौद्ध संगति जो है ना वो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। इससे आपको बढ़िया से याद रखना है। उसका प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपको राजगिरी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडलवन में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है तो आपको वैशाली में हुआ था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है तो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब हम चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कर रहे हैं इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो आपको कहाँ है? तो साथियों महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो आपको क्या है जानते हैं? वो आपको कपिलवस्तु में। जिसे आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नहीं तो लुम्बिनी जो रहेगा वो मारिएगा। अगर लुम्बिनी कपिलवस्तु नहीं रहे तो आप मृत्युंजय मारेंगे। ठीक है ना, बोध गया में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपना जो प्रथम उपदेश देते हैं वो आपको सारनाथ में देते हैं यानी कि ऋषि पत्न में देते हैं। तो साथियों आज हम क्या किए कि आपको मॉडल सेट जो है वो आपको टूल्स को हम लोग क्लियर कर लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी वहां जाएंगे और आपको ठीक है ना वहां पर मॉडल सेट किस नाम से मिलेगा AACEHM02 उस नाम से इसका मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसे देख लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए साथियों कल हम मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा टेक केयर और